गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आलोक शर्मा, आपका केमिस्ट्री टीचर। एंड टुडे आई एम गोइंग टू सॉल्व जो कल आपका नीट का पेपर हुआ है, नीट 2020। केमिस्ट्री पेपर डिस्कशन। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया कि मैंने इस पेपर को एनालाइज किया। मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया: फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड आई हैव टोल्ड यू कि जो फिजिकल केमिस्ट्री थी इसमें टोटल 16 क्वेश्चंस थे जो फिजिकल केमिस्ट्री के थे। ठीक है, तो मैंने आपको लास्ट में बताया कि मैं जब पेपर को सॉल्व करूंगा, डिस्कस करूंगा, देन वी विल डिस्कस इन 3 पार्ट्स। तो फर्स्ट वीडियो है फॉर फिजिकल केमिस्ट्री क्वेश्चंस। देखिए, फिजिकल केमिस्ट्री का जो क्वेश्चंस थे मैंने आपको लास्ट में बताया था, लास्ट वाले लेक्चर में, कि इजी लेवल क्या था, डिफिकल्टी लेवल क्या था। उसी तरीके से क्वेश्चंस थे मॉडरेट और इजी लेवल के। सबसे पहला जो फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ये आता है रेडॉक्स रिएक्शन से। जो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास ये आपका किससे आता है? रेडॉक्स रिएक्शन से। अगर इसकी हम बात करें कि क्वेश्चन था व्हाट इज the change in oxidation number of carbon in the following reaction। एक रिएक्शन दे रखी है और आपसे पूछा है कि व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन। रिएक्शन आपको दे रखी है उन्होंने, मीथेन गैस प्लस Cl2 गैस 4 मोल है, गैस CCl4 प्लस 4HCl। ये आपको रिएक्शन दे रखी है और ये रिएक्शन भी कॉमन है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है, पढ़ी होगी आप लोगों ने, लेकिन यहाँ वो क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन यहाँ क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हम एक काम करें, अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करें, आप देखें यहां अगर हम कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो X। कार्बन क्या है? नॉन मेटल। आप सबको, जिन लोगों को मैंने क्लास में पढ़ाया है या जो लोग मेरे से नहीं पढ़े हैं, कहीं और भी पढ़े हैं, आप सब ने स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में, वो रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में ये चीज पढ़ी होगी कि जब भी हम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन लिखते हैं तो नॉन मेटल के साथ इसकी क्या लेते हैं? +1, एंड मेटल के साथ क्या लेते हैं? हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1। तो कार्बन क्या है? नॉन मेटल। तो क्या हो जाएगी? 4 × +1 = 0। X की वैल्यू क्या आई? -1। अगर यहां मैं कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं तो क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल है। अब देखिए, लेकिन अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन और कार्बन है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। मैं जो आपको शॉर्ट ट्रिक से बताता हूं, फॉर्मकल से पागल होना सीखो, तो उसमें भी क्लोरीन की ज्यादा है, तो 4 × -1 = 0। X की वैल्यू क्या आ गई? +2। तो यहां जो चेंज है वो क्या है? -4 to +4। ये चेंज है ऑक्सीडेशन स्टेट का। अगर मैं क्वेश्चन को देखूं तो इसमें जो ऑप्शन नंबर दे रखा है उन्होंने, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन क्या है यहाँ पर? इसका राइट आंसर है डी, यही दिया है, -4 to +4। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है 0 to -4, सेकेंड दिया है +4 to +4, थर्ड है 0 to +4। तो जो फोर्थ आंसर है -4 to +4, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात करें, अगर हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपसे बोल रहा है द नंबर ऑफ फैराडेज रिक्वायर्ड, द नंबर ऑफ फैराडेज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 gram of calcium from molten
CaCl2 और आपको क्वेश्चन में उन्होंने इसका कैल्शियम का एटॉमिक मास भी दे रखा है जो है 40 ग्राम पर मोल दिया है। अच्छी बात है, नहीं भी गिवन होगा तो आप सबको मेरे ख्याल से याद होना चाहिए वैसे भी कि कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना है 40 ग्राम पर मोल। अब देखिए इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो CaCl2 है और CaCl2 किसमें डिसोसिएट होता है बच्चों, Ca+2 प्लस 2Cl माइनस। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं कि Ca2 प्लस और प्लस 2Cl माइनस। क्लियर। अब देखिए अगर वो बोल रहे हैं नंबर ऑफ फैराडे रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस कैल्शियम, अगर आपको कैल्शियम प्रोड्यूस करना है तो कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होंगे 2। ठीक है, तो नंबर ऑफ ग्राम जो आपके इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज है वो इक्वल्स टू किसके है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ दिस कैल्शियम। लेकिन मैं एक बहुत सिंपल सा तरीका इसके लिए बताता हूं कि अगर हमें कभी भी आपको नंबर ऑफ फैराडे पूछे जाए तो सीधा सा शॉर्ट ट्रिक है, कुछ इसमें करना नहीं है। आप 1 मोल के लिए लिखिए, ये कितना है कैल्शियम 1 मोल, कितने इलेक्ट्रॉन यहां रिक्वायर्ड हैं 2 इलेक्ट्रॉन। तो आप सीधे सीधे इसको क्या कर सकते हो कि जो आपको यहां पर नंबर ऑफ फैराडेज रिक्वायर्ड होंगे कितने हो जाएंगे 2 फैराडे, हमेशा किसके इक्वल होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। लेकिन इसका एक दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका क्या है, मैंने कहा कि हम क्या लिखते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम इज इक्वल्स टू, हम क्या लिख देंगे जो आपका चार्ज है। तो चार्ज आपको क्या चाहिए होगा, चार्ज को अगर हम फैराडे में लिखें तो इसके इक्विवेलेंट कितने हो जाएंगे Q/F, इतना आपको चार्ज चाहिए जो फैराडे में रिक्वायर्ड है। अब ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम अगर हमें निकालना है तो 20 ग्राम दिया है गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। कैल्शियम यहां पर ये क्या है +2 में है तो इसका n फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा 2, तो 40/2 इज इक्वल्स टू Q/F। ठीक है, तो यहां से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 20/20 इज इक्वल्स टू QIF, तो Q क्या हो जाएगा 1 फैराडे। Q कितना हुआ है 1 फैराडे। अब ये 1 फैराडे किसके लिए हुआ है बच्चों 20 ग्राम के लिए। Q कितने के लिए पूछा है 20 ग्राम के लिए। ये तो आपका ट्रेडिशनल मेथड है। यहां अगर हम देखें तो नंबर ऑफ फैराडे रिक्वायर्ड कितने हैं 2 फैराडे फॉर 1 मोल, और कैल्शियम के 1 मोल का वेट कितना होता है बच्चों 40 ग्राम। तो हम यहां से सीधे सीधे ये लिख सकते हैं कि 40 ग्राम फैराडे रिक्वायर्स, वो 40 ग्राम कैल्शियम रिक्वायर्स 2 फैराडे। तो बच्चों 20 ग्राम कैल्शियम को कितना रिक्वायर्ड होगा 1 फैराडे। तो आप चाहे ट्रेडिशनल मेथड से करें ग्राम इक्विवेलेंट से, या आप सीधे सीधे किससे कर दें, यहां से कर लें कि 1 मोल के लिए कितने फैराडे रिक्वायर्ड है 2 फैराडे। 1 मोल का वेट कितना है 40 ग्राम, तो 20 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा 1 फैराडे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। देखिए अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, इसमें वो आपसे बोल रहे हैं फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट Kf फॉर बेंजीन दे रखा उन्होंने 5.12 केल्विन kg पर मोल। Kf किसके लिए दिया है फॉर बेंजीन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन है 5.12 केल्विन kg पर मोल। आगे वो बोल रहे हैं द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन फॉर द सॉल्यूशन ऑफ मोलैलिटी दे रखी है 0.078 m, और फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन आपसे पूछा है क्या डेल्टा TF, ये यू हैव टू कैलकुलेट। तो अब आपको क्या करना है, और क्या बोला उन्होंने एक बात बोली है
कि ये क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो डेल्टा टीएफ क्या पढ़ाया गया है, आई इंटू के एफ इंटू एम। लेकिन आप सबको मैंने पढ़ाया है कि फॉर, या आप सब जानते होंगे, फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट आई की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो डेल्टा टीएफ क्या हो जाएगा, के एफ इंटू एम। इज इट क्लियर? के एफ की वैल्यू कितनी दी है, 5.12, और मोलैलिटी आपको कितनी दे रखी है, 0.078। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेट आएगा 0.40 केल्विन। यहां पर 4 ऑप्शन उन्होंने दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 0.60 केल्विन, सेकेंड ऑप्शन है 0.20 केल्विन, थर्ड ऑप्शन है 0.80 केल्विन एंड फोर्थ ऑप्शन है 0.40 केल्विन। तो आंसर विल बी फोर्थ क्या हो जाएगा, 0.40 केल्विन। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो देखिए आप ध्यान से कि जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने सीधे सीधे आपसे पूछा है कि फाइंड आउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ NiOH होल ट्वाइस। मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन, इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, फाइंड आउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ NiOH whole twice in 0.1 molar NaOH, given that the ionic product of NiOH whole twice is 2 into 10 to power -15। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको सिंपली इस क्वेश्चन में यूज करना है कॉमन आयन इफेक्ट, भी यहां लगेगा। अब देखिए अगर हम NiOH की सॉल्युबिलिटी की बात करें, इसको अगर मैं सॉल्व करूं क्वेश्चन को, तो देखिए अगर NaOH की बात करें तो NaOH कितना है आपके पास, 0.1 मोलर ऑलरेडी है। तो अगर हम NiOH होल ट्वाइस को डिसॉल्व करें तो ये क्या बनाएगा, Na+2 प्लस 2OH माइनस, यही बनेगा। अगर आप इस क्वेश्चन को देखें कि यहाँ पर ये तो सॉलिड है, ये क्या होगा, एक्वस, ये भी क्या होंगे, एक्वस। हम इसको डिसॉल्व कर रहे हैं। अगर हम इनिशियली एट टाइम t इक्वल्स टू 0 की बात करें तो देखिए इनिशियली NiOH होल ट्वाइस कितने दिया है आपको, find out the solubility of NiOH whole twice in 0. NiOH whole twice की इनिशियल कंसंट्रेशन कोई भी वैल्यू आप मान लें, ठीक है। मान लीजिए इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन हमने मान ली कितनी है, x, ठीक है, टाइम t इक्वल्स टू 0 पर। लेकिन ये प्योर सॉलिड है तो इसको हमें लेना है नहीं, तो इसको हम x मान लें या 1 मान लें, कुछ भी आप एज्यूम कर लो। Ni+2 इनिशियली कितने होंगे, 0, क्योंकि डिसोसिएट ही नहीं हुआ होगा। लेकिन OH माइनस इनिशियली कितने होंगे, 0.1। क्यों होंगे, क्योंकि ये 0.1 मोलर कहां से आ रहे हैं, फ्रॉम NaOH। कॉमन आयन इफेक्ट यहां लग रहा है, कॉमन आयन। अब देखिए जब टाइम t हुआ, इसमें से कुछ अमाउंट सॉल्युबल हुआ, मान लीजिए ये हुआ x माइनस s सॉल्युबल हो गया, तो ये कितना होगा s, लेकिन ये कितना होगा 0.1 प्लस 2s। 0.1 पहले था, यहाँ कितने मोल है 2, तो ये कितना हो गया 2s। क्लियर? अब देखिए इस क्वेश्चन में अगर हम आयनिक प्रोडक्ट लिखें तो आयनिक प्रोडक्ट क्या होगा, Ni+2 की कंसंट्रेशन और OH माइनस की कंसंट्रेशन का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। Ni+2 कितना है s, और ये कितना है 0.1 प्लस 2s, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए अगर यहां हम बात करें कि ये s से अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, या इसको हम मान लें कि 0.1 प्लस 2s है,
तो 0.1 जो है ये बहुत, ये जो 2s है इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, बहुत कम है, इसकी NiOH होल ट्वाइस की। तो अगर हम यहाँ देखें इसके आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू देखिए कितनी दे रखी है, 2 × 10⁻⁻50। तो हम एक काम करें, इसको अप्रोक्सीमेट कितना ले लें, 0.1, जिससे कि हमारी जो क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व हो जाए। तो आयनिक प्रोडक्ट कितना है, 2 × 10⁻⁻15, कैलकुलेशन आसान हो गई है। सॉल्युबिलिटी इंटू 0.1 का स्क्वायर है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, S इंटू 0.1 इंटू 0.1 2 × 10⁻⁻15, ठीक है। इसको अगर मैं यहाँ सॉल्व कर दूं तो यहां से आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁻15 इक्वल्स टू S इंटू 10⁻⁻2। S की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 × 10⁻30 मोलर। 4 ऑप्शन यहाँ भी गिवन है, इनमें से इसका ऑप्शन होगा सेकेंड, जो कि क्या गिवन है, 2 × 10⁻30 मोलर। ध्यान से देख लीजिए, कॉमन आयन इफेक्ट भी लगा है यहाँ पर, जिसकी वजह से हमें OH माइनस की कंसंट्रेशन एज्यूम करनी पड़ी, लेकिन NiOH होल ट्वाइस की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, बहुत कम होती है, और इसीलिए हमने 0.1 + 2s को अप्रॉक्सीमेट कितना एज्यूम किया, 0.1। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कह रहे हैं द मिक्सचर विच शोज पॉजिटिव डेविएशन, द मिक्सचर विच शोज पॉजिटिव डेविएशन। जब भी बात पॉजिटिव डेविएशन वगैरह की आएगी तो हम बात करेंगे किससे, फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। क्वेश्चन में गिवन है आपको फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। 4 ऑप्शन आपको गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों क्लोरोएथेन प्लस ब्रोमोएथेन, इसी तरीके से जो सेकेंड ऑप्शन है दैट इज बेंजीन प्लस टोलुइन, जो थर्ड ऑप्शन है दैट इज एसीटोन क्लोरोफॉर्म, और जो फोर्थ ऑप्शन है दैट इज एथेनॉल और एसीटोन। अब देखिए आप सबको पढ़ाया गया है सॉल्यूशन चैप्टर में कि जब भी हम राउल्ट्स लॉ की बात करते हैं तो राउल्ट्स लॉ के लिए आइडियल सॉल्यूशन में एप्लीकेबल है, और मैंने आपको कई बार ये बात बोली है कि आइडियल सॉल्यूशन कौन से होते हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज कैसी हो, या जिनका हम बोले कि एक ही फैमिली के हों, जैसे एल्कोहल प्लस एल्कोहल, एल्केन प्लस एल्केन, और उनका मोलिकुलर मास भी बहुत ज्यादा वेरिएशन ना हो, अप्रोक्सीमेट कैसा हो, आसपास हो। तो देखें अगर यहां क्लोरोएथेन ब्रोमोएथेन क्या बना देंगे, आइडियल सॉल्यूशन, या आइडियल सॉल्यूशन है। इसी तरीके से बेंजीन और टोलुइन भी कौन सा केस हो गया, आइडियल, जो फॉलो करेंगे राउल्ट्स लॉ। एसीटोन और क्लोरोफॉर्म अगर हम देखें, बड़ा फेमस क्वेश्चन है एसीटोन क्लोरोफॉर्म का, नेगेटिव डेविएशन का। क्यों, क्योंकि ये एसीटोन होता है अकेले एसीटोन में डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होते हैं, क्लोरोफॉर्म में भी यही है, लेकिन जब एसीटोन और क्लोरोफॉर्म एक दूसरे के साथ साथ आते हैं तो ये क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये बड़ा फेमस केस है किसका, नेगेटिव डेविएशन का। हर बच्चे को याद होता है, जो भी ये पढ़ता है चैप्टर जरूर पढ़ाया जाता है एग्जाम पर। नेक्स्ट है एथेनॉल एसीटोन। अकेले एथेनॉल में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एसीटोन में क्या होंगे, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। लेकिन जब आप एथेनॉल में एसीटोन को डिसॉल्व करेंगे तो एथेनॉल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो एक्सटेंट है वो क्या हो जाएगा, कम। और जब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होंगे तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज। दैट मींस डेविएशन कैसा होगा, पॉजिटिव। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया आपका, डी। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। देखिए
क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं आपसे। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें आपको दिया है उन्होंने द रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, के दे रखा है फॉर फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है, काइनेटिक्स का क्वेश्चन है। आपको क्या गिवन है के। द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस इनिशियल कंसंट्रेशन आपको दे रखी है उन्होंने 2 ग्राम और फाइनल कंसंट्रेशन वो कह रहे हैं 0.2 ग्राम। टाइम रिक्वायर्ड, मान लीजिए रिएक्टेंट की बात करें अगर हम, तो इनिशियली कितना है 2 ग्राम और फाइनल कितना हो जाए 0.2 ग्राम। इसके लिए टाइम उन्होंने पूछा। मैं हमेशा बोलता हूं कि पूरे के पूरे काइनेटिक्स में अगर एक क्वेश्चन बनता है तो वो किस पे बनता है, फर्स्ट ऑर्डर पे। फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला डायरेक्ट क्वेश्चन है, k इक्वल्स टू क्या होता है 2.303 अपॉन t log a नॉट y। a नॉट क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, e क्या है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। तो यहां से t को हम इधर भेज दें तो इट विल बी 2.303 अपॉन k log a नॉट y। अगर इसे हम सॉल्व करें तो देखिए k की वैल्यू क्या है 4.606 इंटू 10⁻³ लॉग ए नॉट कितना हो गया 2 अपॉन 0.2। सिंपल, लॉग 10 कितना होता है 1। तो अब यहां हम इसको लिख सकते हैं कि t इक्वल्स टू 2.303 अपॉन 4.606 इंटू 10⁻³ 2 हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं 1000 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया 500 सेकेंड। ये क्वेश्चन। तो यहां पर भी ऑप्शन क्या हो गया फोर्थ। फर्स्ट ऑप्शन है 1000 सेकेंड, सेकेंड है 100, थर्ड है 200 और फोर्थ क्या है 500 सेकेंड। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में वो कह रहे हैं HCl was passed through a solution of CaCl2। HCl को पास किया गया है through a solution of calcium chloride, magnesium chloride and NaCl। Which of the following compound crystallize? कौन क्रिस्टल, देखिए जब HCl को हम पास करेंगे थ्रू a mixture of Cl माइनस आयन तो जो कंसंट्रेशन है Cl माइनस की वो क्या होगी इंक्रीज, कंसंट्रेशन क्या होगी इंक्रीज। तो उस केस में जो आयनिक प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा मोर देन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो इसीलिए जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हो जाएगा वो ज्यादा हो जाएगा और NaCl क्या हो जाएगा प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। ये भी कौन सा इफेक्ट है, कॉमन आयन इफेक्ट का बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि NaCl में जब आप HCl गैस पास करते हैं तो वो क्या हो जाएगा क्रिस्टलाइज आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्रेसिपिटेट डाउन हो जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, वो क्वेश्चन नंबर 1 नहीं, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें तो वो ना द करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपेंशन है ऑफ एन आइडियल गैस। फ्री एक्सपेंशन है आइडियल गैस, कंडीशन क्या है अंडर एडियाबैटिक कंडीशन। अब देखिए कुछ चीजें हमें सबको पता होती है कि फ्री एक्सपेंशन है दैट मींस पी एक्सटर्नल क्या हो गया 0। भाई फ्री एक्सपेंशन है तो पी एक्सटर्नल क्या होगा 0 और पी एक्सटर्नल 0 है तो वर्क पीवी क्या हो जाएगा 0। भाई डब्ल्यू क्या होता है माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा पी, तो ये भी क्या हो गया 0 क्योंकि पी एक्सटर्नल है। अब एडियाबैटिक है तो क्यू क्या हो गया 0। अगर इस क्वेश्चन को आप देखें तो यहां अगर हम ऑप्शन देखें तो क्यू 0, डब्ल्यू 0 और डेल्टा टी। भाई डेल्टा ई क्या होता है, ये डेल्टा यू क्या होता है क्यू प्लस डब्ल्यू। ये आप पढ़ते हो कि डेल्टा ई क्या है क्यू प्लस डब्ल्यू, ये दोनों ही 0 है तो डेल्टा ई भी क्या हो जाएगा 0 और डेल्टा ई हम क्या पढ़ते हैं NCV डेल्टा टी। तो यहां से भी अगर हम देखें तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा 0।
तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन आपको गिवन है इसमें Q भी 0 हो गया, डेल्टा T भी 0 हो गया एंड W भी क्या हो गया है 0। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड ऑप्शन है जिसमें तीनों वैल्यूज क्या हैं 0 है। क्लियर? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये तो डायरेक्ट उन्होंने फॉर्मूला ही पूछ लिया है, इवन उन्होंने कैलकुलेशन भी नहीं कराई। ये थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन था अभी जो हमने किया क्वेश्चन नंबर 8। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन में तो उन्होंने आपको इतना इजी कर दिया है कि कैलकुलेशन भी नहीं कराई, डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ लिया है, ये समझिए। इसीलिए मैं कल बोल रहा था कि बहुत सारे क्वेश्चंस कैसे हैं, इजी हैं। अगर हम इसको देखें क्वेश्चन नंबर 9 को, तो वो बोल रहे हैं हाइड्रोलिसिस है सुक्रोज की। इक्वेशन गिवन है, हम सब जानते हैं जो भी पढ़ते हैं बच्चे कि सुक्रोज को जब आप हाइड्रोलाइज करते हो तो ये क्या फॉर्म करता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। इस इक्वेशन के लिए उन्होंने Kc की वैल्यू दे रखी है 2 × 10⁻13 एट 300 केल्विन और आपसे उन्होंने डेल्टा Rg0 इसी टेम्परेचर पर पूछ लिया है। लेकिन आप सबने एक फॉर्मूला पढ़ा होता है डेल्टा Rg0 माइनस 2.303 RT log Kc। ये फॉर्मूला आप सभी ने पढ़ा होता है। अगर मैं आपको बोलूं कि ln क्या होता है तो 2.303 इंटू log बेस 10। तो इसी फॉर्मूले को मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस RT ln Kc। बस सॉल्व हो गया। R की वैल्यू कितनी होती है 8.314 जूल में होती है। टेम्परेचर कितना दिया है 300 केल्विन और ln K की वैल्यू Kc की कितनी है 2 × 10⁻30। अब आप यहां ऑप्शन देखें, अगर जूल पूरी यूनिट लिख देते हैं इसकी, माइनस 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, क्योंकि कंप्लीट यूनिट उन्होंने पूछी है तो जूल पर केल्विन पर मोल। अब आप देखें डेल्टा Rg0 जो है वो आ गया माइनस 8.314 जूल पर केल्विन मोल इंटू 300 केल्विन इंटू ln 2 × 10⁻30। बस यही उन्होंने आपसे पूछा है। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3 है। इसमें ये ध्यान रखिएगा माइनस में है, एक ऑप्शन प्लस वाला भी गिवन है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा 3 जो है माइनस, यही दिया है एज इट इज, यही आपका आंसर है। ये वैल्यू ऑप्शन में दे रखी है। 4 ऑप्शन गिवन है जिनमें एक ऑप्शन ए है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये काइनेटिक्स का क्वेश्चन है। उन्होंने आपसे सीधे सीधे पूछा है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है। मैं नोट कर दे रहा हूं पहले क्वेश्चन बोर्ड पे। An increase in the concentration of the reactants of a reaction leads to change in क्या क्या है। पहला ऑप्शन है कोलिजन फ्रीक्वेंसी, सेकेंड ऑप्शन दिया है एक्टिवेशन एनर्जी, थर्ड ऑप्शन जो आपको गिवन है दैट इज हीट ऑफ रिएक्शन, और जो फोर्थ ऑप्शन है दैट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब देखिए अगर आप कभी भी नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल चेंज करते हो तो एक चीज आप ध्यान रखिए कि एक्टिवेशन एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना हीट ऑफ रिएक्शन पे, ना ही थ्रेशोल्ड एनर्जी पे।
लेकिन अगर हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ रिएक्टेंट को चेंज करेंगे तो जो कोलिजन्स हैं, नंबर ऑफ कोलिजन्स हैं वो अफेक्ट होंगे, और नंबर ऑफ कोलिजन्स अफेक्ट होंगे, दैट मीन्स कि क्या चेंज हो जाएगी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। क्या चेंज हो जाएगी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो 11th क्वेश्चन है मेरे पास, एक रिएक्शन आपको दे रखी है 2Cl गैस, इससे बना रहे हैं Cl2 गैस। करेक्ट ऑप्शन पूछा है, 4 ऑप्शन हमको गिवन है। पहला है डेल्टा RH इज लेस देन 0 एंड एंट्रोपी चेंज कितना है, लेस देन 0। बी डेल्टा RH is more than 0 and डेल्टा RS is more than 0। C एंड डी हमने बोला है डेल्टा H लेस देन 0। ये आपको 4 ऑप्शन गिवन है। अब देखिए, आप यहां पर 2 चीजें हमें पता होती हैं कि जब भी कोई बॉन्ड बनता है, जब भी कोई भी बॉन्ड बनता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जब भी बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी क्योंकि स्टेबिलिटी गेन करेगा, और जब भी बॉन्ड ब्रेक होगा तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। यहां अगर हम देखें तो 2 Cl मिलके क्या बना रहे हैं, 1 क्लोरीन। तो हम बोलेंगे कि क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन है, और बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए हमेशा डेल्टा RH क्या होगा, लेस देन 0। क्या रिलीज होगी, एनर्जी। तो पहले तो यहां से एक चीज क्लियर है कि डेल्टा RH क्या है, लेस देन 0। अब हम देखें यहाँ 2 एटम है जो फ्री है, 2 Cl के एटम है, ये फ्री है। अब आपने इनको मिला के ये क्या बना दिया, 1 Cl2 मॉलिक्यूल। तो एंट्रोपी क्या होता है बच्चों, डिग्री ऑफ रैंडमनेस। डिग्री ऑफ रैंडमनेस मतलब कितना रैंडमाइज है हम, कितना अव्यवस्थित है। थोड़ा और सिंप्लीफाई करूं मैं, दैट मीन्स अव्यवस्था कितना ज्यादा डिसऑर्डर्ड है। तो ज्यादा डिसऑर्डरनेस किसमें होगी, 2 में जब अलग अलग हैं। अब इनको एक कर दिया है तो इनकी डिसऑर्डरनेस क्या होगी, कम। दैट मीन्स जो एंट्रोपी है वो भी यहां पर क्या हो रही है, लेस देन 0, नेगेटिव हो रही है, क्योंकि फाइनल एंट्रोपी क्या हो रही है, कम। और डेल्टा क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहां अगर हम देखें तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, फर्स्ट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। 11 के बाद नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 12। 12 क्वेश्चन अगर हम देखें तो सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, और सरफेस केमिस्ट्री जब पढ़ते हो आप तो जब चार्ज की बात करते हैं हम कोलाइडल पार्टिकल्स पर, कोलाइडल केमिस्ट्री का है क्वेश्चन, सरफेस में ही पढ़ते हैं हम। तो कोलाइडल केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया जाता है कि जो आपके डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स होते हैं उन पर चार्ज प्रेजेंट होता है। जैसे मान लो ये कोई डिस्पर्स्ड फेज का पार्टिकल है, मान लीजिए AgI है, ठीक है। तो इस पे मान लो K+ एडसॉर्ब हुआ, ये AgI के पार्टिकल्स हैं। क्वेश्चन नंबर है 12 जो मैं सॉल्व कर रहा हूं। AgI है K+, ऐसे इसको हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड लेयर। क्या बोलते हैं, फिक्स्ड लेयर अराउंड डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल। वहीं पर एक क्या होती है, I-, 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 ये क्या होती है, डिफ्यूज लेयर। और इन दोनों को मिला के आप क्या बोलते हो, हेल्महोल्ट्ज लेयर। क्या बोलते हो, हेल्महोल्ट्ज लेयर। एंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 लेयर्स इज कॉल्ड एज जीटा पोटेंशियल। तो क्वेश्चन इसी जीटा पोटेंशियल पे है। तो पहले मैंने आपको बताया कि जीटा पोटेंशियल क्या है। तो जीटा पोटेंशियल क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 लेयर्स या बिटवीन हेल्महोल्ट्ज लेयर। अब देखिए इसमें क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि मेजरिंग जीटा पोटेंशियल, जीटा पोटेंशियल का जो मेजरमेंट है, इट इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग विच प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। जीटा पोटेंशियल को मेजर करना कौन सी प्रॉपर्टी कोलाइडल सॉल्यूशन की कौन सी प्रॉपर्टी के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला है
साइज ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल, चार्ज से साइज का कोई लेना देना नहीं है। सेकेंड है विस्कोसिटी, विस्कोसिटी पर भी कोई इफेक्ट नहीं है। थर्ड है सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी से भी कोई लेना देना नहीं है। फोर्थ है स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल पार्टिकल। तो हम सब पढ़ते हैं कि जीटा पोटेंशियल की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना पार्टिकल क्या होगा, कोलाइडल ज्यादा स्टेबल होगा। तो इसका मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ, कि ग्रेटर इज द जीटा पोटेंशियल एंड ग्रेटर विल बी द सॉल्युबिलिटी। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। अगर हम 13 क्वेश्चन देखें तो ये क्वेश्चन डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का है। आसान क्वेश्चन है थोड़ा सा, लेकिन ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन में दिया है कि एक मिक्सचर है नाइट्रोजन एंड आर्गन गैस का। क्वेश्चन में क्या गिवन है, मैं रीड कर रहा हूं क्वेश्चन। ए मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड आर्गन गैसेस इन अ सिलेंडर कंटेनिंग 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड 8 ग्राम ऑफ आर्गन। इफ द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैस, इस मिक्सचर का पी टोटल आपको गिवन है 27 बार इन सिलेंडर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 हमसे पूछा है उन्होंने, ये क्वेश्चन है। तो देखिए हम क्या करें, ये हमें इनके मास गिवन है, हम यहां से क्या निकाल सकते हैं, इनके मोल्स। मोल क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। N2 है क्या हो जाएगा 28, यहां आर्गन है क्या हो जाएगा 40। तो अगर हम यहां देखें नंबर ऑफ मोल्स निकालें तो इसके मोल कितने आएंगे 1/4 और इसके कितने आएंगे 1/5 मोल आ गए। अब डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में आप सबने पढ़ा होता है कि किसी भी गैस का जो पार्शियल प्रेशर है वो किसके इक्वल होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इनटू टोटल प्रेशर। तो मोल फ्रैक्शन, नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन क्या होगा, नाइट्रोजन के मोल्स इनटू इसके मोल आर्गन के, ओ प्लस इनटू नहीं होगा, नाइट्रोजन के मोल प्लस, क्योंकि अपॉन में क्या लेते हैं टोटल, तो प्लस, और इनटू टोटल प्रेशर कितना दिया है 27 बार। इसको हम कितना लिख सकते हैं 0.25 अपॉन, इसको क्या लिख सकते हैं 0.20 इंटू 27। इसको अगर हम सॉल्व करें कि Pn2 कितना आएगा तो 0.25 अपॉन 0.45 इंटू 27। तो बच्चों Pn2 कितना आया 15 बार। अगर हम क्वेश्चन के ऑप्शंस की बात करें तो जो हमें ऑप्शंस गिवन है उनमें पहला ऑप्शन है 18 बार, सेकेंड है 9 बार, थर्ड है 12 बार और फोर्थ क्या दिया है 15 बार। तो दिस विल बी योर आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। अगर हम क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, इस क्वेश्चन के बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है। इसको अगर आप देखें ध्यान से तो क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि एन एलिमेंट हैज अ बीसीसी स्ट्रक्चर। एक एलिमेंट है जिसका स्ट्रक्चर कैसा है बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, और एजनेथ आपको दे रखी है कितनी है 288 पिकोमीटर। आप सबको बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड है। आप सबको मैंने हमेशा पढ़ाया है कि अगर हमारे पास बीसीसी अरेंजमेंट है तो बीसीसी अरेंजमेंट का मतलब होता है कि जो पार्टिकल्स हैं वो कहां कहां हैं, कॉर्नर पे हैं और सेंटर पे हैं। लेकिन टच किस कौन कौन से कर रहे हैं, कॉर्नर और सेंटर। मतलब ये मान लीजिए ए के सेंटर में एटम रखा हुआ है, ए के डायरेक्टली इस मान लीजिए कॉर्नर को टच कर रहा है या इस कॉर्नर वाले को टच कर रहा है। यहां से यहां एक डायगोनल हो गया है बॉडी का। तो बॉडी डायगोनल, क्यूब का बॉडी डायगोनल कितना होता है √3 है। तो हम यहां लिख सकते हैं कि बॉडी डायगोनल कितना हो जाएगा r, इसका 2r हो जाएगा, ये r इक्वल्स टू 4r। तो √3a इज इक्वल्स टू क्या हो गया 4r। तो हमसे अगर r पूछा है तो r क्या हो जाएगा √3/4 इंटू ए। सॉल्व भी नहीं कराया उन्होंने, डायरेक्ट आपसे पूछ लिया है √3/4 इंटू 288 पिकोमीटर। ये आपका क्या हो गया आंसर।
यहाँ पर 4 ऑप्शन गिवन है। एक है 4/√2 इंटू 288 पिकोमीटर, √3/4 इंटू 288 पिकोमीटर, तो ऑप्शन नंबर 2 ये आपका आंसर है। एज इट इज ऑप्शन दे रखे हैं, उन्होंने सॉल्व भी नहीं कराया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन है मूल कॉन्सेप्ट का। देखिए अगर हम 15th की बात करें, इसमें वो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग है मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। कभी भी आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालने हो तो मैंने आपको फ्लो चार्ट पढ़ाया, आप सबको जो बच्चे पढ़े हैं उन सबको पता है फ्लो चार्ट, लेकिन मैं यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू एन, या गिवन मास अपॉन ग्राम मोलिकुलर मास या ग्राम एटॉमिक मास इनटू एन है। पहला हमारे पास गिवन है फर्स्ट ऑप्शन, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं किसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हैं। पहला ऑप्शन है 1 ग्राम ऑफ लिथियम, एटॉमिक मास सबके दे रखे हैं, इसका 7 है। दूसरा है 1 ग्राम ऑफ सिल्वर, इसका भी एटॉमिक मास गिवन है 108। थर्ड है 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, इसका भी एटॉमिक मास आपको गिवन है 24। एंड फोर्थ है 1 ग्राम ऑफ O2 और इसका भी एटॉमिक मास आपको गिवन है कितना है 60। लेकिन ध्यान से देखिए ये मॉलिक्यूल है, तो इसके मॉलिक्यूल का जब आप नंबर ऑफ एटम्स निकालोगे ऑक्सीजन एटम, तो आप क्या करोगे, गिवन मास कितना है 1, मोलर मास कितना होगा इसका 32 और इनटू 2 और इनटू 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है 2, तो ये हो जाएगा 1/16 N। ध्यान देना ये चीज हमेशा, एक मॉलिक्यूल का कितना, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते तो सीधे सीधे कितना होता 1/32 इंटू एन है, लेकिन एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया है। यहां आप डायरेक्ट यूज करेंगे 1/24 इंटू एन, दिस विल बी 1/108 इंटू एन एंड दिस विल बी 1/7 इंटू एन। तो सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी हो गई 1 ग्राम ऑफ लिथियम। तो हम सीधा सा एक रिलेशन भी बता सकते हैं कि अगर गिवन मास सेम है तो जिसका एटॉमिक मास कम है उसी में नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे ज्यादा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन है, हमारे पास। अगर इसको हम देखें क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करें, जो लास्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोलिसिस है डाइल्यूट H2SO4 की यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, तो प्रोडक्ट ऑब्टेन एट एनोड। तो देखिए H2SO4 की इलेक्ट्रोलिसिस है डाइल्यूट की, तो आप सबको पता है कि डाइल्यूट H2SO4 की जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो एनोड पे हमें क्या मिलता है, वाटर ऑक्सीडाइज होता है, और ये रिएक्शन होती है कि 2 वाटर गिव्स ऑक्सीजन गैस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो क्या लिबरेट हुई है, ऑक्सीजन। लेकिन यहां भी ये कंसंट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन, अगर अच्छा क्वेश्चन और अच्छा इसको फ्रेम करना है तो वो क्या दे देंगे, कॉन्सेंट्रेटेड। और जब कंसंट्रेटेड होता है तब सल्फेट आयंस H2OH- 2 आयंस में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। लेकिन यहां अगर हम देखें तो ये ऑक्सीडेशन सल्फर का नहीं है, यहां ऑक्सीडेशन किसका होता है, ऑक्सीजन का। लेकिन ये केस कब होता है, जब कॉन्सेंट्रेटेड हो H2SO4। तो यहां पर डाइल्यूट वाला केस दिया है, तो आपका आंसर क्या होगा, ऑक्सीजन गैस। तो ऑप्शन क्या हो गया, फर्स्ट, तो ऑप्शन हो गया थर्ड। ठीक है, तो ये आपका जो पेपर था, मैंने आपको 16 क्वेश्चन जो फिजिकल केमिस्ट्री के थे वो आपको बताए थे, उनको भी है सॉल्व टुडे। अभी मैं आपको नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, देन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस इसी तरीके से सॉल्व करूंगा। ओके, थैंक यू।